हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। और आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है स्टार्ट करते हैं भारतीय कृषि। इससे पहले एक डाउट था स्टूडेंट्स का कि सर क्वेश्चन बैंक की कितनी जरूरत है, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कितनी जरूरत है। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर आप लोग किसी एग्जाम में जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम में अगर बैठने के लिए जा रहे हैं, एमसीक्यूज वाला एग्जाम है आपका, तो आपको उतनी जरूरत है जैसे आप दिन में खाना खाते हैं ना, जितनी आपको खाने की जरूरत है उतनी ही जरूरत आपको प्रैक्टिस की है। भाई प्रैक्टिस जरूर किया करो, कहीं से भी करो। और अगर आपको जो है प्रैक्टिस बिल्कुल सही से करो, जो आपका एग्जाम है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आप लोग जो है सिविल सर्विसेज का देने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी के, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जिस लेवल का एग्जाम है आपका उस लेवल के आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं। हम आपको जो है क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए बाइलिंगुअल रहता है, तो ये आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है सारी डिटेल आप लोग पता कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। और नोट्स के बारे में, शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन और टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय कृषि। कोशिश करेंगे कि आज ये एक लेक्चर में खत्म हो जाए पूरा, क्योंकि इससे संबंधित स्कीम्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारी स्कीम्स याद कर ली होंगी। आपको पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और काफी जो है यहाँ पर हमारे भारत की जनसंख्या जो कृषि के कामों में लगी हुई है या फिर कृषि से संबंधित कामों के अंदर लगी हुई है। और हमारी जीडीपी के अंदर कृषि का इतना जो योगदान नहीं है, सिर्फ 18 से 20% ही है हमारी जो कृषि का योगदान। लेकिन फिर भी जो है, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 55% जनसंख्या कृषि एवं संबंध गतिविधियों में संलग्न है, लगी हुई है। तो मतलब 55% जनसंख्या पॉपुलेशन तो कृषि से संबंधित कार्य या फिर कृषि के कार्य ही करती है। और इसका योगदान 18 से 20% है हमारी जीडीपी में। मतलब आप देख सकते हो कि कितनी जनसंख्या, कितने लोग यहाँ पर कृषि के अंदर कार्य करते हैं, जो कि अगर वो ना भी करें तो भी काम चल सकता है। मतलब उनकी जरूरत नहीं है। डिस्गास्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको, कि वहां पर जरूरत ना हो फिर भी काम कर रहे हैं लोग। डिस्गास्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो वो तो हम बाद में देखते हैं, अभी देखते हैं कृषि के बारे में सारा कुछ, ठीक है। भारत में फसल प्रतिरूप, कि भारत में फसलों का किस तरह से प्रतिरूप है, किस किस तरह की फसलें भारत में पैदा की जाती हैं, उगाई जाती है। भारत में फसलों का वर्गीकरण फसलों के स्वरूप तथा ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। भाई एक तो फसलों का स्वरूप और दूसरा ऋतु, कि गर्मी की फसलें हैं या गर्मी सर्दी की फसलें हैं। फसलों के स्वरूप के आधार पर फसलों को खाद्यान्न फसलें जो कि खाने लायक होती हैं, खाने योग्य है, गैर खाद्यान्न जो कि हम खाते नहीं है, फसलों में विभक्त किया जाता है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि यहाँ पर चीजें जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। और अनाज के अतिरिक्त दलहनी फसलें, ये भी खाद्यान्न फसलें जैसे कि उड़द, मूंग, चना आदि शामिल होती हैं। तो दाल हो गई या फिर अनाज हो गई, ये कौन सी फसलें, ये खाद्यान्न फसलें हैं। दूसरी कौन सी होती है, गैर खाद्यान्न फसलें जो कि हम खाते नहीं है, जैसे कि तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें कौन सी होती हैं, जिनसे तेल निकलता है, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी। और इसके अलावा वाणिज्यिक फसलें जिसको कि बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, बागानी, जो कि बेचकर इनको जो है पैसे मिलते हैं, वो वाणिज्यिक फसलें होती है, कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, तो आदि शामिल की जाती है। तो अब समझ आ गया कि कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, कौन सी गैर खाद्यान्न फसलें हैं। और ऋतु के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा जाता है। रबी की फसलें, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तीन हो गई, रबी, खरीफ और जायद। अब इनमें से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख ली। एक तो ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक फसलें नहीं है। वहां पे आपको मूंग दे देगा, मूंगफली दे देगा, तो पूछ लेगा भी ये है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, ये फसलें वाणिज्यिक फसलें हैं। मूंग, मूंगफली ये तिलहनी फसलें हैं, ये गैर खाद्यान्न फसलें हैं, या फिर ये मूंग है ये खाद्यान्न फसलें। तो आपको वर्गीकरण पता होना चाहिए फसलों का, कि फसलें किस किस तरह से जो है वर्गीकरण इनका किया गया है, इनको किस तरह से अलग किया गया है, किस तरह से इनको डिफरेंशिएट किया गया है। दूसरा देखिए, रबी की फसलें। रबी की फसलों की बुआई कब शुरू होती है, तो बुआई नवंबर दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी की फसलों की बुआई कब होती है, और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। बुआई नवंबर दिसंबर और कटाई मार्च और अप्रैल में। इसके अंदर कौन कौन सी होती है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आदि।
इसमें से ये पूछ सकता है कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और क्या होता है कि 5 ऑप्शन दिए होते हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5। एक आधी ऐसी फसल होती है जो हमें पता ही नहीं होता, तो वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। इस वजह से सारी पढ़ के जाना, ये डिटेल जो मैं आपको करवा रहा हूँ ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन इसी में से रहेगा और नाम भी इन्हीं फसलों में से रहेंगे, फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे। रबी की फसलें कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। ये सारी कौन सी है? रबी की फसलें हैं। इनकी बुआई कब होती है? नवंबर और दिसंबर में। कटाई मार्च और अप्रैल के अंदर की जाती है। दूसरा है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों की बुआई जून और जुलाई के अंदर होती है। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल में कट गई, ये जून और जुलाई में, मतलब अप्रैल के बाद मई और जून 2 महीने यहाँ पर खाली रह जाती है फसल, जो खेत खाली रहते हैं। उन 2 महीनों में क्या उगाया जाता है? जायद की फसलें, वो भी आगे देखते हैं। तो खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर या नवंबर में की जाती है। इनमें प्रमुख कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, मूंगफली आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। तो ये खरीफ की फसलें हैं, इनकी बुआई जून जुलाई और कटाई अक्टूबर और नवंबर में होती है। याद रहेगा आपको। उसके बाद होती है जायद की फसलें। जायद की फसलें, इसको ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन की फसलें, इन फसलों को मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है, मतलब मार्च में बुआई की जाती है और जुलाई में इनको काट लिया जाता है। ये कम समय के लिए होती है, 2 महीनों में ये फसल इसकी तैयार हो जाती है, जैसे कि तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा और कुछ मौसमी सब्जियां होती हैं या कुछ मौसमी फल होते हैं। तो यहाँ पर 2 महीने में जो तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैंगो लगा के बैठ जाओ, वो 2 महीने में तैयार नहीं होगा, जो 2 महीने में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फसलों को क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन फसलें और जायद की फसलें। याद रहेगा आपको। अब कृषि से संबंधित आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कृषि में। भारत में कृषि करने के लिए पैसों की जरूरत भी पड़ती है, तो उसके लिए भारत में कृषि ऋण के स्रोत, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो, न्यूज़ के अंदर भी रहता है कि किसान फांसी लग जाता है क्योंकि उसके पास कर्ज, उसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छे से करेंगे हम लोग। लेकिन अभी के लिए आप लोग ये जो है कर लीजिए यहाँ पर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। भारत में कृषि ऋण के स्रोत कौन-कौन से हैं? सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले है संस्थागत स्रोत, संस्थागत, और दूसरे है गैर संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं? जिसमें सरकार, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक जैसे कि कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि आते हैं। और गैर संस्थागत में कौन कौन से होते हैं? शाहूकार, व्यापारी, जमींदार और इनसे संबंधित लोग जिनके पास पैसा होता है और वो क्या लोगों को ऋण देते हैं, वो किसानों को ऋण देते हैं, वो होते हैं गैर संस्थागत। और ये जो सरकार, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये कौन होते हैं? ये यहाँ पर आपके संस्थागत स्रोत होते हैं। अलग अलग हो गया, याद रहेगा। एक वर्ड आता है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तकाबी। तकाबी क्या है? अभी तकाबी एक तरह का ऋण होता है। कौन सा? तकाबी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है। वहां पे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कभी ना कभी जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन कि तकाबी क्या है। स्टूडेंट्स तो पता नहीं क्या लगा के आ जाते हैं। तकाबी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है तथा फसल कटाई के समय वापस ले लिया जाता है। तो तकाबी आपको याद रहेगा, तकाबी ऋण कृषि से संबंधित है। सरकार कृषकों को, किसानों को बुआई के समय लोन देती है, ऋण देती है, और जब फसल कट जाती है तो वो ऋण वापस ले लेती है। उसको क्या बोलते हैं? तकाबी। नेक्स्ट देखो, भारत में सहकारी समितियों का विस्तार भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। तो भारत के अंदर सहकारी समितियां हैं, इनका विस्तार कैसे हुआ? भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के तहत ये अस्तित्व में आई और इनका विस्तार हुआ। ठीक है, ये आजादी से पहले की बात है। भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं का पोषण तथा उनका साहूकारों के ऋण जाल से संरक्षण रहा है। मतलब आजादी से पहले आपको पता है अंग्रेज आए थे, लेकिन उन्होंने भी थोड़े से यहाँ पर सुधार किए। भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं। अब पता है किसान जो है लोन लेने के लिए शाहूकार के पास जाते थे। शाहूकार थोड़ा सा लोन, मतलब कि ज्यादा ब्याज, कम पैसे ज्यादा ब्याज पर दे देता था, और उसके बाद क्या है, जमीन हथिया लेता था। अब शाहूकार के पास जमीन आ गई है, लेकिन शाहूकार को खेती करनी तो नहीं आती, तो उसको आ गया तो वो पट्टे पे देगा या ठेके पे देगा।
तो मतलब ये जमीन का मालिक तो बन गया, लेकिन इसको खेती करनी तो नहीं आती। तो सरकार का क्या उस समय क्या था मोटो कि जो जमीन है, जो खेत है, वो किसके पास रहे? जो खेत है वो किसानों के पास रहे। जो किसान है, जो एक्चुअल में किसान है, जो खेती करना जानता है, जो अन्न पैदा कर सकता है, उसी के पास रहे। इसलिए सरकार ये सब जो है चेंजेस लेके आ रही थी कि जो किसानों को शाहूकारों के ऋण जाल से बचाया जा सके और उनकी जमीनें जो है वो ना छीन सके। सहकारी साख समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जैसी उनकी जरूरत होती थी, उनकी जरूरतों के हिसाब से सहकारी साख समितियां जो है किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती थी, ताकि वो जो है शाहूकारों के जो मतलब कि उस समय अमीर लोग थे उनके जाल से बच सके, उनके ऋण जाल में ना फंसे और उनकी जमीन को वो हथिया ना सके। इस तरह से चीजों को समझ के याद किया करो कि ये कारण क्यों है, ऐसा क्यों हुआ होगा, कब की बात हो रही है। बच्चे क्या करते हैं, 1904 बोल दिया, रटने बैठ जाते कि 1904 1904, लेकिन उस समय क्या कंडीशन थी, हिस्ट्री में क्या चल रहा था, थोड़ा सा याद होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड में इमेजिन किया करो चीजों को, फिर इससे क्या है अच्छा बैकग्राउंड बन जाता है और चीजें जो है लंबे समय के लिए याद रहती है, माइंड में स्टोर रहती है। भारत में सहकारी ऋण का ढांचा त्रिस्तरीय है। 3 स्तर का, 3 लेवल का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है। इसमें शीर्ष स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक, मतलब यहाँ पर जो है स्टेट का राज्य सहकारी बैंक होता है। जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समितियां होती हैं। तो भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्य के अंदर सबसे अपर या फिर शीर्ष पर कौन सा बैंक है, तो राज्य सहकारी बैंक होता है ऋण देने के मामले में। प्राथमिक कृषि साख समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए निधि एकत्रित करना था। जो प्राथमिक कृषि साख समितियां थी, इनके गठन का उद्देश्य क्या था कि जो सदस्य हैं उनको पैसा प्रोवाइड किया जाए और सदस्यों में स्वावलंबन तथा मितव्ययता की भावना जागृत करना, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कि लोग एक दूसरे को मिलके जो है पैसा दे दें, जिसको जरूरत है उसको पैसा दे दिया जाए, उसको प्रोवाइड करवा दिया जाए और फिर पैसा वापस ले लिया जाए धीरे धीरे किस्तों में, और फिर जिस दूसरे को जरूरत है उनको दे दिया जाए। और इससे क्या है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और वो डिपेंड ज्यादा दूसरों पर ना रहे, शाहूकारों पर डिपेंड ना रहे। इससे क्या है किसानों की स्थिति में सुधार होगा। नेक्स्ट देखिए, जिला सहकारी बैंकों के कार्यों का निर्देशन, समन्वयन करने एवं ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। तो जिले का जो सहकारी बैंक है उसको निर्देशन करना और समन्वयन करना और ऋण सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है, जो कि राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक कौन सा होता है, राज्य सहकारी बैंक। इनके सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। तो जो ये राज्य सहकारी बैंक है, इसके सदस्य कौन होते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक। यह आम लोगों को ऋण नहीं देते, तो ये आम जनता को ऋण नहीं मिलता। इससे क्या है इन जो दूसरे छोटे बैंक्स को जो है कोऑपरेटिव्स को लोन मिल जाता है और ये फिर आगे आम जनता को डील करते हैं। मतलब यहाँ पर देख लीजिए एक बड़ा बैंक जैसे कि आरबीआई से कोई आम लोग जो है लोन नहीं ले सकते। आम लोग कहाँ से, कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। अगर आम आदमी को, आम इंसान को लोन लेना हो तो क्या वो कमर्शियल बैंक से ही लेगा, आरबीआई से तो लोन नहीं लेगा डायरेक्ट जाके। इसी तरह से जो कृषि से संबंधित है वो राज्य सहकारी बैंक टॉप पर रहता है और ये आम लोगों को ऋण नहीं देता है। तो याद रहेंगी ये सारी चीजें, आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल भी। आगे आता है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है और ये अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग बैंक है, ये सेंटर का नहीं है, हर एक स्टेट का अपना एक जो है भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य है कृषकों को भूमि विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना तथा पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाना है। अगर उसने किसी शाहूकार से लोन लिया है, ऋण लिया है, तो वो भूमि विकास बैंक के पास जाएगा, कहेगा कि मेरे पास इतनी जमीन है, अपनी जमीन को गिरवे रख के उनके पास, हालांकि वो खेती कर सकता है उस जमीन पे, फसल उगा सकता है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करवा के वहां से पैसा लेकर इस शाहूकार को पैसे वापस कर सकता है जो इसने ब्याज पर लिए थे। शाहूकार का क्या मकसद रहता है, जमीन को हथियाना, लेकिन बैंक का मकसद ऐसा नहीं होता। बैंक का मकसद होता आप जो है किसानों की मदद करना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट करना। भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक रखकर, तो मोर्टगेज के रूप में भूमि को रखते हैं, ये रखकर ऋण उपलब्ध करवाता है, ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
अब भाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या? अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? भाई क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अगर एक अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाए, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो क्या करता है, उस अकाउंट से पैसे जीरो बैलेंस है, फिर भी कुछ पैसे, कुछ मनी वो है विथड्रॉ कर सकता है और उस अगर 2 महीने के अंदर-अंदर या जो भी उसकी टाइम लिमिट है 3 महीने के अंदर-अंदर वो मनी वापस सबमिट नहीं करवाई तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। बस वही है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये सरकार की योजना है। वर्ष 1998 के अंदर 1998 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। और किसानों के जो है ऋण से संबंधित या किसानों के पास पैसा नहीं था, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या है देख लीजिए यहाँ पर। योजना के अंतर्गत किसानों की वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता था। जब किसी किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता था तो उससे पूरी डिटेल ली जाती थी कि भाई आपके पास जमीन कितनी है, उस जमीन की कीमत कितनी है, कौन कौन सी फसलें आप लोग उगाते हो, तो उस सारी चीजें पूछ ली जाती थी। आपकी जमीन अपनी है या फिर आप किसी की जमीन ठेके पर लेकर काम करते हो, तो वो सारी चीजें पूछी जाती थी और उन आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख सीमा निर्धारित कर दी जाती थी, एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय कर दी जाती थी। किसान उस साख सीमा के भीतर, जो साख सीमा यहाँ पर बनाई जाती थी, एक लिमिट होती थी, उसके अंदर वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। जैसे कि एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ भूमि है किसी एक किसान के पास। सरकार ने क्या कहा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सरकार ने कहा कि 1 एकड़ के ऊपर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, तो 10 एकड़ के उन पे 1 लाख रुपए का उसको क्रेडिट मिलेगा कि वो 1 लाख रुपए जब चाहे निकलवा सकता है। चाहे तो वो 1 लाख रुपए एक साथ निकलवा सकता है, चाहे वो 10-10 हजार करके 10 बार निकलवा सकता है, चाहे वो 50-50 हजार करके किसान 2 बार निकलवा सकता है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है पैसा निकलवा सकता है, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड दिखाओ और बैंक से पैसे ले सकते हैं आप लोग, जिस बैंक से वो क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है। किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याज भुगतान करना होगा। अब यहाँ पर क्या है, अब किसान ने क्या 50,000 रुपया निकाल लिया, 50,000 रुपया कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए निकाला। क्योंकि इसको एक टाइम लिमिट होती है कि 1 महीने के अंदर अंदर पैसा वापस कर दो तो आपको कोई ब्याज नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 2 महीनों की ब्याज आपको देनी पड़ेगी। तो फिर वो ये सिर्फ 2 महीनों की ब्याज ही किसान को देनी पड़ती थी, अदा करनी पड़ती थी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम थी किसानों के लिए। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन वाले राज्य। कई बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस राज्य में कौन सी फसल ज्यादा उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है, या फिर निम्नलिखित में से मिलान करें कि भाई चावल में कौन सा राज्य टॉप पर है, गेहूं में कौन सा राज्य टॉप पर है, मोटे अनाज का कौन सा राज्य टॉप पर है, या कौन सा अधिकतम उत्पादन करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहली फसल है चावल। यहाँ पर फसल या उनका समूह दे रखा है। सबसे पहली फसल चावल। चावल कहाँ पर उगाई जाती है? इस साइड राज्य दे रखा है। तो चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर उगाए जाते हैं, टॉप पर है पश्चिम बंगाल। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, और पूछा भी गया है। गेहूं, गेहूं किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है मक्का। मक्का कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, कर्नाटक। तो याद रखना, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, हरियाणा पंजाब मत टिक करना। गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही उत्पादित होता है क्योंकि इसका जो है एरिया बहुत ज्यादा है। और मक्का कर्नाटक के अंदर। मोटे अनाज, पानी की कमी राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन से मोटे अनाज पैदा होते हैं? मोटे अनाज आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। दालें कहां पर होती है सबसे ज्यादा? राजस्थान में। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में, जितने भी खाद्यान्न हैं, खाद्यान्न पदार्थ हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? उत्तर प्रदेश में। दालें राजस्थान में, मोटे अनाज राजस्थान में, मक्का कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, गेहूं उत्तर प्रदेश में, और चावल पश्चिम बंगाल में। मूंगफली कहां पर होती है सबसे ज्यादा? गुजरात के अंदर। अच्छा, किसी को यह पता है कि मूंगफली धरती के ऊपर लगती है या जड़ों में लगती है? कमेंट करके बता देना। वैसे तो पता ही होगा आप सभी को, कईयों को नहीं भी पता होगा कि मूंगफली जड़ों में लगती है या ऊपर लगती है। नेक्स्ट है रैपसीड या फिर सरसों, राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। और ये याद रखने की जरूरत नहीं है परसेंटेज, क्योंकि ये हर साल बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ये जो टॉप राज्य है मोस्टली ये टॉप ही रहते हैं, क्योंकि इनकी जलवायु इस तरह से है, इसमें यही फसलें होती हैं। सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? मध्य प्रदेश के अंदर। सूरजमुखी सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है? कर्नाटक के अंदर।
कुल तिलहन कहाँ पर होते हैं? राजस्थान के अंदर। कुल खाद्यान्न कहाँ पर होते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर। और कुल तिलहन राजस्थान के अंदर। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। कपास सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है? गुजरात में। जूट और मेस्ता सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? पश्चिम बंगाल में। और अब एक मेरा क्वेश्चन, चाय सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है? चाय, आप लोग मुझे बताएंगे चाय सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है? आप लोग मुझे जरूर बताएं। ठीक है। और एक एक नहीं, दो बार पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में से मिल जाएगा। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं, गेहूं उत्तर प्रदेश के अंदर, मक्का कर्नाटक के अंदर, मोटे अनाज राजस्थान में, दालें राजस्थान में, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में, मूंगफली गुजरात के अंदर, रैपसीड व सरसों राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर, सूरजमुखी कर्नाटक के अंदर, कुल तिलहन राजस्थान के अंदर, गन्ना उत्तर प्रदेश के अंदर, कपास गुजरात के अंदर, जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित तीन चीजें हैं, चावल, जूट और मेस्ता। गुजरात से दो चीजें संबंधित हैं, कपास और मूंगफली। राजस्थान से सरसों, दालें और मोटे अनाज तीन चीजें संबंधित हैं। सोयाबीन मध्य प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुल खाद्यान्न, गेहूं और गन्ना। कर्नाटक से सूरजमुखी, और एक क्या था यहाँ पर, कर्नाटक एक ऊपर था, मक्का। ये दो चीजें आई होप अब तक तो याद हो चुकी होंगी, मैंने दो तीन बार रिपीट करवा दिया है। अब भाई भारत में हरित क्रांति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब हरित क्रांति पॉइंट टू भी 2.0 भी आ गया है। और हरित क्रांति से मेंस में क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस रहते हैं। इससे काफी स्टेट्स को फायदा तो हुआ है, लेकिन इससे क्या हुआ है, स्टेट्स में डिस्पैरिटी, स्टेट्स में बहुत ज्यादा विषमता आ गई है। जिन स्टेट्स में हरित क्रांति का लाभ हुआ, उससे तो क्या हुआ, लोग बहुत अमीर हो गए, लेकिन दूसरी जगह जहां पर हरित क्रांति नहीं पहुंची, वहां पर किसान गरीब ही रह गए। तो यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन बन जाता है, वो डिस्कस करेंगे बाद में आपसे। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वही 1960 के दशक में परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई थी। ठीक है। और अगर हरित क्रांति की शुरुआत पूछी जाए तो कहां से की गई थी? ये उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। वहां पे सबसे पहले बीज वहां पर जो है वहां पर विकसित किए गए थे भारत में। ठीक है। फलत वर्ष 1966-67 से कृषि क्षेत्र में नए तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसे कृषिगत विकास की नई व्यू रचना अथवा हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। तो भाई 60 के दशक में परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और 66-67 में जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान करा रहा था, मैंने आपको बताया था कि इस समय हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग मुझे बताइए कि किस 5 ईयर प्लान के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई है? तो कृषि क्षेत्र में एक नए तकनीकी परिवर्तन आया, वहां पर जो है हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। उसके अंदर हुआ क्या क्या, वो आगे डिस्कस करेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता, नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग या फिर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये जो है विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ भाई, सीड्स इस तरह से बनाए गए जो कि सूखे में, कम पानी में भी उग सकते थे। लेकिन वो क्या था, इस तरह के सीड्स भी उत्पन्न किए गए जो कि फर्टिलाइजर लेकर, फर्टिलाइजर से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके कम, जो भी पहले क्या था, कोई एक एरिया था, उस एरिया पे कम प्रोडक्शन होती थी, फर्टिलाइजर्स का यूज किया कुछ, वो जो ग्रीन यहाँ पर हरित क्रांति के तहत जो बीज बनाए गए वो यहाँ पर बो दिए गए। तो उन्होंने क्या, उनकी जड़ें लंबी होने लगी और वो धरती से ही पानी खींचने लगे। मतलब पानी उनको ज्यादा चाहिए था और फर्टिलाइजर्स उनको मिलने लगे, तो वो प्रोडक्शन बढ़ गई। तो हरित क्रांति से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गई, ज्यादा वहां पर फसल होने लगी। और एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था शायद, कि हरित क्रांति से जो फसलों में पानी की खपत बढ़ गई या कम होगी? तो भाई हरित क्रांति के साथ जो बीज उत्पन्न किए गए थे, उनसे पानी की जो है खपत वो बढ़ गई थी, कम नहीं हुई थी। बच्चे क्या करते हैं, सोचते कि शायद कम पानी से भी अच्छे से उनको फायदा हुआ, लेकिन नहीं, पानी ज्यादा ही चाहिए था। हरित क्रांति का सबसे बड़ा मतलब कि नुकसान ये था कि उसने धरती से पानी का जो है, फसल ने पानी ज्यादा खींचना शुरू कर दिया, उनकी जड़ें लंबी होने लगी और वह धरती से ज्यादा पानी खींचने लगी। इससे क्या है, सूखे की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई।
हरित क्रांति का सबसे जो सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषकों को हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का सबसे पहले लाभ किस राज्य को हुआ, तो पंजाब को हुआ। हरियाणा तो भी बाद में बना 1966 में। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पंजाब से शुरू हुआ, सबसे शुरुआत पहले पंजाब से हुई थी। और हरित क्रांति की जो है बीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उत्तराखंड के अंदर। वो याद रहेगा, पंजाब याद रहेगा, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्य हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया था, यहाँ पर पानी भी उपलब्ध था और इनको जो है ये इस तरह के बीज मिल गए हरित क्रांति वाले, जो कि ज्यादा पैदावार दे सकते थे। इन्होंने फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया, तो ये राज्य तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। दूसरी तरफ राजस्थान या जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट थी, जहाँ पर जो है इस तरह की कृषि होती ही नहीं है, जो गेहूं के अनाज ये होते ही नहीं वहां पर, तो उनको कोई फायदा नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो ये मेंस में क्वेश्चन बनता ही बनता है, करवाएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये करंट अफेयर में भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, करंट अफेयर में भी कवर करेंगे, यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए। और बाकी सारी चीजें जो इसके साथ मैं करंट अफेयर के अंदर करवा दूंगा आपको अच्छे से। भारत में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। तो 23 फसलें हैं, आगे देखिए। जबकि अन्य 2 फसलों के साथ केंद्र सरकार टोटल 25 कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती रहती है। और ये तो हो गई बात कि 25 फसलें हैं जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि एमएसपी कहते हैं शॉर्ट में आप लोग, इसके बारे में सरकार जो है घोषित करती है। और एमएसपी जो है केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ की फसलों हेतु घोषित किया जाता है। तो भी वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है, और ये फसलों का जो नंबर है बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है। तो ये करंट अफेयर के अंदर हम लोग कवर अच्छे से कर लेंगे, ये कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात आपको नहीं है, ठीक है। मतलब ये जरूर याद रखना कि वर्ष में 2 बार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक बार रबी की फसलों हेतु और एक बार खरीफ की फसलों हेतु जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। फिर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिफाइन करना है, तो भी पहले लागत का पता होना चाहिए कि क्या लागत है, तभी हम उसका एमएसपी दे पाएंगे ना। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण के संदर्भ में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करने के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया था। भाई 1965 में तो कृषि कीमत आयोग का गठन हुआ था, और ये कृषि लागत, और इसका जो नाम बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। तो बाद में इसका नाम क्या रखा गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इससे क्या होता है, ये बताता है कि कितनी लागत आ रही है, और इसकी अनुशंसा पर, इसकी जो है, जो ये बताता है, रिकमेंडेशन करता है, उसके ऊपर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है, और सरकार उसको क्या करती है, अनाउंस करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। भाई ये तो सेंट्रल लेवल पे होगा। इसके बाद अलग अलग राज्यों के अपने अपने एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। ये तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ हो गया, सरकार का हो गया, सेंटर सरकार का हो गया, केंद्र सरकार का। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के भी हैं। ये काम क्या करता है देख लीजिए यहाँ पर। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और सभी राज्यों में इसके कार्यालय भी हैं। और राज्यों के किसी किसी राज्य में, जैसे कि राजस्थान, राजफेड, राजस्थान का अपना फेडरेशन है। ये क्या करता है, ये अपनी मार्केटिंग, यहाँ पर देख लीजिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो जो एग्रीकल्चर होता है, उसका प्रोडक्ट होता है, उसकी मार्केटिंग करना इसका काम होता है, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई वो मैंने आपको बता दी, इसका काम बता दिया है। और अलग अलग राज्यों के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार में चर्चा कर लेंगे बाद में। इसके बाद हम लोग जो है पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, औद्योगिक नीति है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जितनी भी औद्योगिक नीतियां आई हैं आज तक, सारी हम पॉलिसीज सारी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं तक था। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन बैंक आपको जो है प्रोवाइड किया गया है, और किसी ने नहीं लिया तो वो 9896160956 पर जो है कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर जो है क्वेश्चन बैंक ले सकता है। और प्रैक्टिस जरूर करना, पढ़ने का फायदा तभी है जब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।